लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को एक नया आशियाना मिल रहा है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्री फैब घर जो है वो परियोजना के तहत नींव का पत्थर रखा है। जम्मू जिले के परिवार जो बेघर हुए हैं उन्हें आशियाने मिलेंगे। इस बीच लाभार्थी परिवारों ने एलजी प्रशासन एचडीआरएस संस्था का आभार जताया है। इस साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए परिवारों और उसके बाद आई प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए जम्मू जिले के लोगों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई है। जम्मू जिले के ऐसे परिवारों को एचडीआरसी संस्था द्वारा आशियाने बनाकर दिए जा रहे हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इस परियोजना का नींव का पत्थर रखा। जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना की नींव रखी गई, जिसके तहत एचडीआरएस संस्था द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए 3 बेडरूम के प्री फैब्रिकेटेड आशियाने बनाए जाएंगे। उपराज्यपाल ने बताया कि पाकिस्तानी गोलीबारी और साथ ही साथ हुए नुकसान के चलते ये सुविधा जो है वो दी जा रही है। आपदा से जो प्रभावित हुए हैं उन 350 परिवारों को भी ये सुविधा दी जा रही है। वहीं ये सुविधा पाने वाले परिवारों ने इसके लिए एचडीआरएस संस्था और उपराज्यपाल प्रशासन का तहे दिल से आभार जताया है। गृह निर्माण की आधारशिला माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा के कदमों द्वारा रखी गई। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम से, सुरक्षित और शांति से उन घरों में रह सके। स्वयं संस्था ने समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के भीतर इन घरों को बना करके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर 5वें वर्ष में एचआरडीएस स्वयं इन घरों की पेंटिंग और मरम्मत का कार्य भी करेगी और इसका पूरा खर्चा संस्था स्वयं उठाएगी। जिस दिन से यह नवनिर्मित घर प्रभावित परिवारों को सौंपे जाएंगे, उसी दिन से एचआरडीएस अपने खर्चे से परिवार के सभी सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगले 15 साल तक देगी। एचआरडीएस इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष फ्री हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा और जिन इलाकों में कनेक्टिविटी है वहां बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी संस्था के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाके में इनके बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि ये घर ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे हैं, इसलिए मैंने प्रार्थना की थी स्वामी जी से। बहुत लोग ऐसे होंगे जो माल मवेशी रख कर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाना चाहेंगे, उसे भी स्वामी जी ने स्वीकृति दी। कैटल शेड और बाउंड्री का निर्माण भी किया जाएगा और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने और जिला प्रशासन ने मिलकर के ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया है जिनको सख्त जरूरत थी। अब ये सभी 23 परिवार, मुझे लगता है इनके सदस्यों के लिए जीवन में तरक्की का ये घर एक मजबूत आधार बनेगा। मैं समझता हूं जम्मू जिले के सभी 350 प्रभावित परिवार अब अपना घर होने से भावनात्मक और वित्तीय सुरक्षा भी महसूस कर सकेंगे। बेहतर जीवन के साथ साथ परिवार के सदस्यों को तरक्की और सफलता प्राप्त करने के लिए एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। स्वामी जी का और एलजी साहब का हम धन्यवाद करते हैं जिनके कारण आज ये मकान यहाँ बन रहे हैं और 10 लाख रुपए में मकान, एक व्यक्ति जो दिन की दिहाड़ी जिसकी 300 रुपया है, 10 लाख का मकान बन जाना उसके लिए और दोबारा अपने उसी घोंसले में अपने बच्चों के साथ आके रह जाना। 350 मकान का मतलब 1500 लोगों को शेल्टर मिलना। जो गुरुद्वारों में, सड़कों पे और मंदिरों में रह रहे हैं वो वापिस वहाँ पे आके रुकेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसे कार्य के लिए एलजी साहब और स्वामी जी को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। फैब्रिकेशन मकान ये बनेगा
जो हर एक आपदा के समय भी वैसे ही खड़ा रहेगा। नेट की इसके अंदर सुविधा होगी बच्चों के पढ़ने के लिए, और 5 साल के बाद इसको दोबारा पेंट वगैरह मेंटेनेंस की जाएगी। ये बड़ी बात है, एक हम वेलकम करते हैं। किसी वजह से नहीं, बारिश की वजह से, हाँ बाढ़ की वजह से वो गिर गया था। और उसके बाद मुझे राशन, वो टेंट वगैरह दिए गए रहने के लिए, और खाना भी मिला, हमें खाने के लिए भी मिलता था। अब जो स्वामी जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और गवर्नर साहब का, कि जिन्होंने हमें घर बनवा के देने के लिए बोल दिया 6 महीने के अंदर अंदर। उस दौरान कितनी मुसीबतें झेली आपने, कितनी परेशानी आई आपको? हमें को बहुत परेशानी आई। हाँ, कोई बाहर रहने के लिए नहीं रहता था, उधर से शेलिंग हो रही थी, वो जो चल रहा था, दड़ोदड़ हो रहा था, धमाके चल रहे थे, उसके डर से भी हम नहीं रहने के लिए रहता था। हमारे कई कच्चे मकान थे, हमें तो डर लगता था कि ये ऐसे ही। हम बहुत खुशी हुई है हमें ये करने के लिए, हम इतना हमें सुलता मिल गई, बहुत खुश हैं हम इससे। और हमारे लिए घर बन के रहने के लिए हमारा परिवार भी खुश रहेगा। और उनको बोला था कि इंटरनेट भी देंगे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम गवर्नर साहब का। हमारा मकान गिरा था, डैमेज हो गया था, जमीन मकान सब खत्म हो गया। सारा खत्म हो गया हाँ था। जी। अब आपको मकान मिलने वाला है, 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने की बात कही गई है, और जो है पूरी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस भी जो है वो दिया जाएगा, 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, पूरी सहूलियात दी जा रही है। जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे इंटरनेट भी दिया जाएगा। तो अब राहत किस तरीके से महसूस कर रही है? राहत में बनेगा तो ठीक है, राहत ही है, मतलब मोदी सरकार की भी और गवर्नर साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इतना हमारे साथ हो जाए तो, और हमें क्या चाहिए, घर से बेघर है अब हम, कोई रहने का कोई मतलब वो नहीं है, तो हो जाए तो बहुत अच्छी घर बात है। तबाह हो गया, कितनी मुश्किलात देखी आपने उन दौरान? मुश्किलात बहुत, मैम इस 3-4 महीने में मतलब इतना ऐसे लाइफ में कभी ऐसे दिन देखे नहीं थे इससे पहले, जो अब देखना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार सब, माल मवेशी सब बाहर है ऐसे ठंड में, अब सर्दियाँ भी आ गई। ये जो बाढ़ हुई थी ना, बाढ़ के कारण जो घर थे वो बिल्कुल डैमेज हो गए, गिर गए। तो उसकी वजह से चलो आज हमको इन्होंने बुलाया था कि आप आओ, तो आज हम आए। आज थोड़ी सी राहत मिली है। जैसे 350 घर का निर्माण करवाने के लिए बोल रहे हैं कि 350 जो घर हैं वो जल्द से जल्द तैयार होंगे, 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे। वो घर भी ऐसे नहीं होंगे, उनमें काफी जो पैसा लगेगा, उस घर को बड़ा अच्छा घर बनाएंगे, उसमें हर एक फैसिलिटी जो देने के लिए आज बात हुई है। तो खुशी है हमें कि आज जितना थोड़ा सा दुख भी होता है, उस समय दुख था, चलो आज बुलाया जहाँ पे खुशी है, तो धन्यवाद करते हैं हम। डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब इसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। पुंछ में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से ही समाज के हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंच पाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर के लिए कई बड़े कदम उठाना चाहती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा कई स्तर पर बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होते ही प्रशासनिक गति भी बढ़ेगी और जनहित से जुड़े फैसले बिना देरी के साथ लिए जा सकेंगे। इससे पहले उन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर और सुरनकोट के विधायक चौधरी अकरम के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने के भी निर्देश दिए। नहीं, अब ये तो एमएचए ने करना है। अब आपको पता है, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की एक यूटी का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, और यूटी में आप हालात देख रहे हैं क्या है। कुछ चीज़ें मैं आपके मीडिया में नहीं कहना चाहूँगा, आप मेरे इर्द गिर्द थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मूवमेंट होनी चाहिए थी पुंछ के अंदर, क्या वो मूवमेंट है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए यहीं से आप उम्मीद लगाएं। आप रोज उमर साहब के ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप लोग रोज उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूछते हैं, लेकिन हमारे दुख को कोई नहीं पूछ रहा। हमारा दुख ये है कि जो चीजें हम करना चाहते हैं वो, जैसे आपने बंकर्स की बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि पुंछ ने, मैंने पहले ही कहा कि पुंछ ने जो झेला है वो किसी और ने नहीं झेला। काश जो स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें संदूर 2 की करते हैं, काश एक गोला उधर भी वो आके देखते, एक रात उसमें पुंछ रह जाते या खिता पीर पंचाल के अंदर रह जाते। आपके सामने पापा साहब की डेथ हुई जो 2 दिन मेरे साथ रहा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये डिमांडें आपकी बहुत जायज़ है, लेकिन जब तक स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, ये यूटी की जो तोहमत हमें लगी है ये नहीं हटेगी,
काफ़ी सारी चीज़ों के हम जवाब आपको नहीं दे पाएंगे। हम भी चाहते हैं आपसे डिस्कशन करें, लेकिन सवाल हमें भी आप पूरा ना पूछें, अधूरा पूछें, यूटी के मुताबिक पूछें, ये उम्मीद आपसे रखेंगे। थैंक यू। ये देख लीजिए जैसे करना, और उसको जल्दी वहीं पुंछ में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अवैध खनन पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस बीच उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में किसी भी तरह के अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया है कि भले ही सरकार अपनी तरफ से सख्त नीतियां लागू कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी असली जिम्मेदारी जिलों के डीसी और एसएसपी की बनती है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के साथ साथ अन्य अवैध कारोबार भी समाज और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए हर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मिलकर प्रभावी कदम उठाएं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि अधिकारी नियमित निरीक्षण करें और दोषियों पर बिना देरी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लग सके। कंप्लीट नहीं है, ईसी वगैरह नहीं है, तो डीसीज को वो ब्लॉक बंद करने चाहिए और नए ब्लॉकों की ऑप्शन करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सवाल जो आपने मुझे पूछा, उमर अब्दुल्ला सरकार, और आपको पता है कि मैं वो शख्स हूँ जो रावी में भी रात को 11 बजे गुस्सा कठुआ के अंदर, जहाँ कोई नहीं जाता था, लोग डरते थे, लेकिन मैं गया। अपनी तरफ से मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन रोकनी मैंने नहीं है, ये डीसी और एसएसपी ने रोकनी है, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है डीसी और एसएसपी का है। हाँ, उनको अगर डीसी और एसएसपी जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है कि माइनिंग जो गाइडलाइन है, माइनिंग के जो रूल्स हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करना है, वो मेरे से शेयर करें, हम उसमें बदलाव ले आएंगे। बट आज तक किसी भी डीसी एसएसपी ने मुझे नहीं कहा कि, या उन्होंने कोई सजेशन या कोई चिट्ठी या पत्र नहीं लिखा कि हमें ये चीज़ें रुकावटें हैं, ये पॉलिसी में कोई चेंजिंग लाइए। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से, अगर पुंछ में इलीगल माइनिंग हो रही है तो मैं डीसी पुंछ को कहूँगा और एसएसपी पुंछ को कहूँगा कि आप खाली फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा, और काम तभी होगा जब आप इलीगल कामों को रोकेंगे, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो नशों का हो, या किसी तरीके का भी जो काम इलीगल यहाँ डिस्ट्रिक्टों में होता है, उसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये डीसीज की है। कंप्लीट नहीं है। दिल्ली में आज एग्री बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि हमारा मकसद भारत में किसानों को अच्छी खाद और पानी पहुंचाना है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि वंदे मातरम हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें राष्ट्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं कृषि क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर आरजी अग्रवाल ने कहा कि देश के लगभग आधे कार्यबल को कृषि सहारा देते हुए खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में तेजी से हो रही तकनीकी विकास के साथ गुणवत्ता वाले इनपुट और वैज्ञानिक खेती के तरीके खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर PHDCCI के CEO और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रंजीत मेहता ने ये कहा कि हम सरकार की हर कोशिश में सरकार के हर कदम का अभिवादन करते हैं। हमारा मकसद किसानों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करवाना है। अधूरा गाया जाता है। एक्शन पर ये बहुत ही खास रिपोर्ट है कि केमिकल्स और कैंसर का जो वंदे मातरम अब पूरा नहीं गाया जाता, अधूरा गाया जाता है। एक्शन पर इस बार बारिश अच्छी हुई है। हमारे सारे बांध और जल के स्रोत भरे हुए हैं। बोनी अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी धान कटी है कई जगह, उसके बाद बोनी नहीं हुई है रबी की। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी रिकॉर्ड बोनी होगी। पिछले साल से भी पानी चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए बोनी में भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और फिर उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वंदे मातरम भारत माँ की वंदना है, और आज मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में उस अर्थ को विस्तार से यहां भी बताया है। वो भारत माँ जिसकी पवित्र धरा पर हमने जन्म लिया, जिसमें बहने वाली नदियों का हमने जल पिया, जिसकी कोख से उत्पादित अन्न, फल और सब्जी हम खाते हैं, जो हमें जीवन देती है,
उस भारत माँ को बारंबार प्रणाम। तकलीफ ये है कि भारत माँ की वंदना का ये गीत जो देशभक्ति से भरपूर है, उसके एक हिस्से को काट दिया गया बीच में। पूरा भारत माँ की वंदना वंदे मातरम के रूप में गाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस माँ की कोख में हम जन्मे हैं उसको प्रणाम करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कार्यक्रम जो है भारत विकसित भारत कृषि के माध्यम से बन सकता है। आज हमारा जो विजन है कृषि की आमदनी 3 गुना बढ़ाना, ये प्रश्न उठता क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की जीडीपी प्रति हेक्टर चीन के मुकाबले 1/3 है। जब चीन के किसान कर सकते हैं तो हमारे किसान क्यों नहीं कर सकते? हमारे किसान के सामने 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है उनको नई टेक्नोलॉजी, नया ज्ञान नहीं मिल रहा है, और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तरक्की नहीं हो सकती। हमारी सरकार रोज मछलियां बांट रही है, उनको बहुत सपोर्ट करिए, अच्छी बात है, लेकिन आज जरूरत है किसानों को हम मछली का जाल दें और उनको मछली पकड़ना सिखा दें, तो रोज मछली बांटने की जरूरत नहीं है। राधा वो खुद अपने लिए भी मछली पकड़ेंगे और बेचेंगे और सरकार को टैक्स देंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है किसानों को ज्ञान। देखिए, जो आज हमारा जो समिट है एग्री बिजनेस समिट, इसमें हम कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी हमारे देश की जो ग्रोथ है उसके रूट में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हमारे 50% से ज़्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर में निर्भर हैं। जब हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक, उसमें जब तक हम अपने छोटे किसानों को, एग्रीकल्चर को, उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जो एग्री समिट है इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को यहाँ से एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना लेकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे करें। तो चलिए अब आपको सीधा लोकसभा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की चर्चा पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मां का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया